हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज हमारे पास रिवीजन का लेक्चर नंबर 12 है। 11 लेक्चर रिवीजन के हो चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5वां यूनिट, जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक। और पहला लेक्चर है। और आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है हमारा उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या आप उपसह संयोजन यौगिक भी कह सकते हो, इसे हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटे। तो आज से हमें इसका रिवीजन स्टार्ट करना है। आपको ध्यान से समझते रहना है हर एक चीज को, बिल्कुल। देखो यहाँ लिखा हुआ है उपसह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 5वां चैप्टर है, 5वां यूनिट है। सबसे पहले हम करेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन। पूरे चैप्टर को देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें आपको जरूर आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ आप दिखाई दे रहा है आपको द्विक लवण या डबल साल्ट। द्विक लवण एक ऐसा लवण होता है जो दो सरल लवणों से मिलकर बनता है। और जब द्विक लवण को आप पानी में घोल देते हो तो वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है और अपनी पहचान खो देता है। तो ऐसा होता है द्विक लवण। जैसे आपका फिटकरी या पोटास एलम है। ठीक है। तो पोटास एलम एक द्विक लवण है। यहाँ लिखा हुआ है कि वे ठोस यौगिक जो जल में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है पोटास एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये एक द्विक लवण है। जल में यदि आपने इसे घोल दिया तो वो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाएगा। एक तो बनेंगे पोटेशियम आयन, एक बनेंगे एल्यूमिनियम आयन, और बनेंगे सल्फेट आयन। यानी पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने किस चीज को घोला था। तो द्विक लवण नाम से ही पता चलता है, द्विक माने डबल, जिसमें दो सरल लवण हो। पर द्विक लवण की खासियत ये होती है कि जब भी आप उसे पानी में घोलते हो ना, तो वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है और अपनी पहचान खो देता है कि मैं इससे प्राप्त होने वाले आयन हैं हम। उसके बाद अगला है उपसह संयोजक अथवा संकुल यौगिक। ये उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या संकर यौगिक या जटिल यौगिक ऐसे होते हैं जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते और अपनी पहचान को नहीं खोते। तो एक इनमें जटिल आयन बनता है जिससे पहचान होती रहती है कि ये किसका है। तो वे यौगिक जो जल में या अन्य किसी विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते, यानी पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, तथा इनके गुण पूर्णतः अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण K4FeCN6 CuNH3 का होल 4 SO4 लिख सकते हो ब्रैकेट के बाहर आदि। उसके बाद अगली चीज हमें जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जुड़े हुए वे स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को उपसह संयोजक बंध के रूप में एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करते हैं, उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ ये है Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये तो ऋणायनिक लिगेंड हैं। और उदासीन लिगेंड ये हैं H2O NH3। और धनायनिक लिगेंड ये हैं NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है ऋणायनिक लिगेंड्स की। फिर हमें पता होना चाहिए लिगेंड्स के प्रकार। नंबर एक दंती लिगेंड, जिनके पास केवल एक दाता परमाणु हो, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3 H2O OH नेगेटिव। ये सब एक दंती या एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। इनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। फिर द्विदंती लिगेंड भी होते हैं जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, जैसे इथाइलिन डाइयमीन EN से इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऑक्जिलेट ऑक्जिलेट C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्जिलेटो कहते हैं इसे हम। फिर आते हैं बहुदंती लिगेंड। इनके पास दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं। जैसे बहुदंतिक लिगेंड में बहुत फेमस एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइयमीन टेट्रा एसीटेट। ये इथाइलिन डाइयमीन टेट्रा एसीटेट का ही फार्मूला लिखा हुआ है। इसके बाद दाता परमाणु 1 2 3 4 5 6 हैं।
इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो को। तो ये होते हैं बहुदंती लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। फिर आते हैं किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड उन्हें कहते हैं ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर किसी चक्र वलय यानी छल्ले का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं किलेट लिगेंड। जैसे जैसे आपका ऑक्सीलेट है, इथाइलिन 1,2 डाइअमीन है, ये सब किलेट लिगेंड है। किलेट का मतलब ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर किसी छल्ले का निर्माण कर देते हो, रिंग का, चक्र का, वलय का, कुछ भी कह सकते हो। फिर उभयदंती लिगेंड में होते हैं जिनके पास दाता परमाणु तो होते हैं 2, पर दोनों में से कभी किसी दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है वो लिगेंड, और कभी दूसरे दाता परमाणु के द्वारा। जैसे यहाँ देखो, नाइट्रो में कभी तो नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ेगा वो, और कभी ऑक्सीजन के द्वारा। तो यहाँ भी नाइट्राइटो में कभी ऑक्सीजन के द्वारा, कभी नाइट्रोजन के द्वारा। साइनाइड में कभी कार्बन के द्वारा, कभी नाइट्रोजन के द्वारा। तो मतलब कहने की बात यह है, उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंटेट लिगेंड वे होते हैं जिनमें लिगेंड में दाता परमाणु तो होते हैं 2, पर वो कभी तो कोई से दाता परमाणु की सहायता से केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा होता है, और कभी तो कोई से दाता परमाणु की सहायता से केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ा होता है। तो उन्हें हम कहते हैं उभयदंती लिगेंड। उसके बाद अगला टॉपिक है उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या का मतलब होता है कि जैसे आपका K4FeCN6 है, तो उसमें Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, और उसमें लिगेंड हैं आपके पास साइनो या साइनाइडो, और 6 साइनाइडो हैं। तो किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाए जाते हैं ना लिगेंड्स के द्वारा, उन उपसह संयोजक बंधों की संख्या को ही हम उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ Fe के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, 6 उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं, तो यहाँ Fe यानी केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या 6 है। तो आपको उपसह संयोजक बंधों की संख्या गिननी है, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल लिगेंड्स की संख्या गिन लेते हैं। अब यदि लिगेंड्स सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं, फिर तो लिगेंड्स की संख्या आप गिन लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पास लिगेंड्स बाइडेंटेट भी तो हो सकते हैं। मान लो कोई लिगेंड ऐसा है जिसने 2 उपसह संयोजक बंध बना रखे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो उसमें तो 2 बंध बना रखे तो 2 गिने जाएंगे में, भले ही लिगेंड एक हो। तो इसलिए आप नंबर ऑफ लिगेंड्स को ना गिनकर आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स गिनो, यानी उपसह संयोजक बंध जितने भी बनते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर या उसके साथ में, उन उपसह संयोजक बंधों की संख्या को ही हम उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। उसके बाद केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। भाई जैसे मान लो ये है CuNH3 4SO4, इसकी जो भी ऑक्सीकरण संख्या है वो निकालनी आनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे तो हम x मान लेते हैं। अब NH3 उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। SO4 के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -2। तो क्या हुआ, यहाँ 0 और -2 को जोड़ोगे तो -2 आएगा। -2 को ख़त्म करने के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2। तो यहाँ इसकी कॉपर की यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, एक K4FeCN6, इसमें आपको इसकी बतानी है। पोटेशियम की +1 होती है, साइनाइड की -1 होती है। अब देखो 4 तो हैं पोटेशियम +1 वाले, एक Fe है x जिसकी हमने ऑक्सीकरण संख्या मानी है, हैं साइनाइड -1 वाले इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, प्लस के तो हो गए 4 प्लस x प्लस माइनस के हो गए 6 इज इक्वल टू 0। माइनस के 6 हैं, प्लस के 4 हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस के 2 उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के 2। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +2 आई। कितनी आई, +2। तो यहाँ K4FeCN6 में Fe यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अब जब आप क्वेश्चंस को करते रहते हो ना लगातार, तो ये आपको याद हो जाती हैं कि भाई K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2।
आ जाओ चलो आगे चलते हैं। इस तरीके से आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में। फिर देखते हैं हम होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकर। मान लो आपके पास कोई ऐसा संकर यौगिक है जिसमें, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं। देखो यहाँ 6 लिगेंड्स हैं, 6 के 6 एमीन हैं, NH3 है। यदि सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं तो उसे तो हम कहते हैं होमोलैप्टिक। और यदि सारे लिगेंड्स एक जैसे नहीं है, जैसे यहाँ देखो 5 तो हैं इसके पास NH3 और एक है सल्फेटो, 5 एमीन है, एक सल्फेटो है, मतलब 6 हैं पर सारे एक जैसे थोड़ा ही हैं। तो ऐसे संकर को या ऐसे यौगिक को हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकर। क्या कहते हैं? हेट्रोलैप्टिक संकर। हेट्रो माने डिफरेंट टाइप के, हेट्रो माने अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स यदि हों, और होमो माने एक ही प्रकार के लिगेंड्स हो सारे के सारे। ठीक है तो इसके पास भी 6 लिगेंड, इसके पास भी 6 हैं, पर यहाँ 6 के 6 एक जैसे और यहाँ 6 एक जैसे नहीं है, 5 एक जैसे हैं, एक सल्फेटो अलग है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए संकुल आयन पर आवेश। संकुल आयन जो बनता है वो कभी तो धनायन बनता है, कभी तो ऋणायन बनता है, कभी उदासीन। इसी आधार पर संकुल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो धनायनिक संकुल, एक ऋणायनिक संकुल और एक उदासीन संकुल। संकुल का मतलब यहाँ बड़े ब्रैकेट में जो चीज लिखी जाती है ना उसे कहते हैं हम संकुल वाला हिस्सा या संकर वाला हिस्सा। चलो नेक्स्ट, एक आपको पता होना चाहिए संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। वर्नर ने क्या बताया था? उपसह संयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकता होती है जो केंद्रीय धातु परमाणु दिखाता है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता, एक होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता तो वे हैं जो आयनिक बंध द्वारा पूरी होती हैं और बॉन्ड टूट जाता है पानी में घोलने पर, यानी जो बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है ना उसमें जितने भी आयन जुड़े हुए हैं वे सब प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर तो आप लिगेंड्स को लिखते हो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, और वहां बनता है उपसह संयोजक बंध। तो जितने भी उपसह संयोजक बंध बन रहे होंगे वो द्वितीयक संयोजकता है और वो पानी में घुलने पर नहीं टूटेगा। तो इन्होंने बताया था कि इस सिद्धांत के मुख्य अवधारणाएं निम्न हैं। 2 बात बताई थी। नंबर 1, संकुलों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। ए, प्राथमिक संयोजकता, यह दिशाहीन तथा आयनित होती है। दिशाहीन तो आयनिक बंध तो अदिशात्मक होता ही है। यह प्राय ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। मतलब पहले मानना ऐसा ही था, जब वर्नर ने इस सिद्धांत को दिया था तो उस समय इतना ही ज्ञान था वैज्ञानिकों को कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है ना वो ऋणायन ही होंगे वे सारे। ठीक है, तो इसलिए कहा था ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। फिर था द्वितीयक संयोजकता, यह दिशात्मक तथा अनआयनित होती है। यानी उपसह संयोजक बंध बनेगा लिगेंड्स वाला, और उपसह संयोजक बंध की प्रकृति तो दिशात्मक होती है, आपको पता है। यह धातु से जुड़े लिगेंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजक संख्या के बराबर होती है। नंबर 2, दूसरी बात, सीमा अबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूह के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। फिर है उसके बाद प्रभावी परमाणु संख्या नियम। प्रभावी परमाणु क्रमांक भी कहते हैं इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आपके पास कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, वो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन करेगा अधिकतम? भाई कुछ तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कुछ उसके ऊपर आवेश आया होगा, धनावेश। मान लो एक जैसे Fe था, K4FeCN6 में Fe के ऊपर कितना धनावेश था? 2 इकाई धनावेश। उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 थी ना, अभी निकाल ली थी हमने। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने दे दिए, कुछ थे उसके पास। आपको पता है Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Fe के पास होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? 2 इकाई धनावेश था उसके पास। तो Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे? 24 तो रह गए। और फिर उसने जो है 6 उसके चारों तरफ जुड़े आगे साइनाइडो, CN जुड़े थे ना 6,
हर एक ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो 6 जुड़े उसके पास साइनाइडो और हर एक ने दिए दो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपके पास 24 तो अपने, और 12 इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये हो गया आपके 20 और 10 30 और 4 34 और 2 36। तो ये तो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बस यही प्रभावी परमाणु संख्या नियम है। मतलब कोई भी उपसह संयोजक यौगिक जब आप बनाते हो या जिस उपसह संयोजक यौगिक को आप देखते हो, तो उसका जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, वो लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाने के बाद, अपनी ऑक्सीकरण संख्या दिखाने के बाद, अपने पास इलेक्ट्रॉन इतने कर लेता है जितने अगला उससे आगे आने वाला कोई अक्रिय गैस हो, अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो प्राप्त करता है, बस और कुछ नहीं करता। यही है प्रभावी परमाणु संख्या नियम। एक धातु परमाणु या आयन दाता समूहों के साथ इतनी संख्या में, दाता समूह का मतलब लिगेंड्स, इतनी संख्या में आबंध बनाता है जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकटतम निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस विन्यास के समान हो जाए। यह संख्या ही प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो Fe K4 FeCN6 में Fe के लिए 36 है, वो कितना है 36। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति। इसे एक बार फास्टली रिवाइज करेंगे हम, वैसे आपको आती है ये बहुत अच्छे तरीके से। उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति निम्न प्रकार होती है। नंबर 1, आयनों के नामकरण का क्रम आयनिक संकुलों में पहले धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। पहले तो धनायन का नाम लिखो, फिर लिखो ऋणायन का, और धनायन हमेशा पहले वाला हिस्सा होता है, ऋणायन होता है बाद वाला हिस्सा। लिगेंडों के नाम, ऋणात्मक लिगेंडों के नाम के अंत में ओ आता है, जैसे सल्फेटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऑक्जिलेटो, ओ आता है ना, जैसे साइनाइडो, क्लोराइडो। और जो उदासीन तथा धनात्मक लिगेंड्स के नाम हैं वे नहीं बदले जाते हैं, जैसे H2O के लिए आप एक्वा लिखोगे, NH3 के लिए एमीन लिखोगे, CO के लिए कार्बोनिल लिखोगे, और NO के लिए नाइट्रोसिल लिखोगे। वैसे तो सारे लिखवा रखे हैं, यहाँ तो हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं ना। तीसरा नियम लिगेंडों के नामकरण का क्रम ABCD के क्रम में होता है, आपको पता है। यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हों तो उनको नामांकित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग किया जाता है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नाम लिखते हैं। नंबर 4, लिगेंडों की संख्या का विवरण। यदि संकुल से जुड़े लिगेंड सरल हैं, जैसे क्लोराइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो आदि, तो उनकी संख्या उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि जोड़कर प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा 20, 30 आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, 20, 30, टेट्रा किस पता है ना आपको। उसके बाद नंबर 5, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण। सबसे पहले ऋणायन संकुल को देखते हैं। इस प्रकार के संकुल जैसे PTNH3Cl5 नेगेटिव में पहले लिगेंड्स को नामांकित करते हैं, पहले इनका नाम लिखना पड़ेगा। एमीन, पेंटा, क्लोराइडो, प्लेटिनम, माइनस के 5 उधर जाके प्लस के 5 हो जाएंगे। NH3 का तो 0 है, और उधर 4 आएगा, 4 प्लेटिनम 4। तो लिगेंड के नाम लिखते हैं और उसके बाद केंद्रीय धातु को नामांकित किया जाता है। इसे प्लेटिनेट लिखना पड़ेगा। ऋणायनिक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में 8 लगता है, ये लिख दिया इन्होंने। देखो, केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद 8 लगा देते हैं। ये सिर्फ इसमें होता है ऋणायनिक संकुल में, ध्यान रखना। ऋणायनिक संकुल में लिगेंड्स का नाम लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जब भी लिखते हैं ना ऋणायनिक संकुल में, तो उसके बाद 8 लगाते हैं। तो यहाँ प्लेटिनेट लिखना पड़ेगा हमें, तथा उसकी ऑक्सीकरण संख्या अवस्था रोमन, ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में कोष्टक में संकुल के नाम के से ठीक बाद में बिना जगह छोड़े लिख देते हैं। अब यदि हम धनायनिक तथा उदासीन संकुल की बात करें,
तो इस प्रकार के संकुलों जैसे CrH2O होल 4Cl2, इसका नाम है टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम फर्स्ट, और इसका नाम है टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड। ये आयन आयन है ना, आयन आयन लिख देंगे हम। और इसका नाम है, इसमें ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रेटो कोबाल्ट थर्ड आयन में पहले लिगेंड्स तथा बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम नॉर्मल, जैसे इसका क्रोमियम लिखेंगे, इसका कॉपर लिखेंगे, इसका कोबाल्ट लिखेंगे, सामान्य नाम। और यदि यहाँ देखते हो तो इसका नाम प्लेटिनेट। जो ऋणायनिक संकुल होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 लगा देते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास उदाहरण है कुछ, इन उदाहरणों को देख लो। इनकी तो प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत करा रखी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस मैंने नोट्स में आपको करा रखी है उसे पढ़ जाना, बस उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, जितनी प्रैक्टिस करा रखी है। देखो जैसे इन्होंने उदासीन संकुल में दिया है, इसका नाम है ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट -3। देखो इसकी तो 0 होती है, इसकी -1 होती है, इसकी बतानी है तो 0 को तो छोड़ ही दो। ये 3 है, -3 को ख़त्म करने के लिए इसे +3 होना पड़ेगा, इसलिए कोबाल्ट के ब्रैकेट में हमने थर्ड लिख दिया। आयन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस पूरे बड़े ब्रैकेट के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, ये आयन नहीं है, ये उदासीन संकुल है। ऋणायनिक संकुल में देखो पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, इसे देखो, इसमें जो है ना, एक तो इथाइलिन डाइअमीन है और 4 हैं आयोडो या आयोडाइडो, आयोडाइडो कह सकते हो, ई पहले आता है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा आयोडाइडो क्रोमेट थर्ड आयन। तो इथाइलिन डाइअमीन लिख दो, इथेन 1,2 डाइअमीन लिख दो, या इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा आयोडाइडो क्रोमेट थर्ड आयन। धनायनिक संकुल का नाम भी ऐसे ही लिखा जाता है जैसे उदासीन संकुल का लिखा जाता है, जैसे उदासीन संकुल का। एक तो इसमें क्लोराइडो है, 5 हैं इसमें एमीन, ए पहले आता है सी बाद में, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट कोबाल्ट, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड आयन, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। दोनों प्रकार के आयनों के नामकरण देखो, हेक्सा एमीन क्रोमियम और हेक्सा साइनो कोबाल्टेट। अब यहाँ देखोगे तो ये -1 है, ये तो 0 है, इसे x और x मान लो आप। -6 को ख़त्म करने के लिए +3 तो इसे होना पड़ेगा और +3 इसे। तो क्रोमियम के ब्रैकेट में भी थर्ड लिखेंगे, कोबाल्टेट के ब्रैकेट में भी थर्ड। देखो दोनों के में थर्ड लिख रखा, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट थर्ड। इनकी सबकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा रखी है मैंने आपको, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे नाम आपको IUPAC के लिखवा रखे हैं, आप अपने नोट्स उठा के देख सकते हो, उनसे ही प्रैक्टिस कर लेना, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हाँ ये बात बिल्कुल पक्की है कि IUPAC नाम लिखने के लिए परीक्षा में आएगा, और यदि उन्होंने नाम दे रखा है तो उससे सूत्र बनाने के लिए भी आएगा। ये सवाल बिल्कुल पक्का है इस चैप्टर में से। अब है उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखना, यानी नाम लिखना तो आपने सीख लिया, उसका उल्टा सूत्र लिखना। उपसह संयोजक यौगिकों का सूत्र लेखन निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र लेखन में सर्वप्रथम धनायन का सूत्र व उसके पश्चात ऋणायन का सूत्र लिखा जाता है। पहले धनायन का फिर ऋणायन का, वो तो लिखना ही है। नंबर 2, सरल आयन अर्थात जो संकुल आयन नहीं है, चाहे वे धनायन हो या ऋणायन, साधारण लवणों से प्राप्त आयनों की भांति लिखे जाते हैं। ठीक है, सरल आयन का मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले। एक संकुल आयन या अणु का सूत्र लिखते समय लिगैंड तथा धातु आयनों को उल्टे क्रम में रखा जाता है। उल्टे क्रम का मतलब क्या है? इधर से इधर, ऐसे
जो नाम पहला है उसे यहाँ लिख दो, फिर उसके बाद लिगेंड्स के नाम। अर्थात धातु का संकेत लिखने के पश्चात लिगेंड के सूत्र या संकेत लिखते हैं। पहले तो धातु आयन, जो केंद्रीय धातु आयन है उसका नाम लिख दो, फिर लिख दो लिगेंड्स के नाम। लिगेंड के सूत्र या संकेत लिखते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। लिगेंड्स का नाम लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात, लिगेंडों को उनके दाता परमाणुओं के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, वो तो लिख देंगे। नंबर बी, लिगेंड का वह परमाणु पहले लिखा जाता है जिससे वह केंद्रीय धातु आयन के साथ आबंध बनाता है। वो भी ना भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, संपूर्ण संकुल आयन को एक वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर देते हैं। नंबर 4, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का सामान्यतः वर्णन नहीं किया जाता है। ठीक है। नंबर 5, संकुल आयन पर उपस्थित आवेश की गणना करने के लिए संकुल आयन पर आवेश बराबर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंडों पर उपस्थित कुल आवेश। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था में जोड़ दो लिगेंड्स पर जितना भी आवेश है, वो संकुल आयन के ऊपर आवेश पता चल जाएगा आपको कितना है। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। अब उपसह संयोजक यौगिकों में कौन कौन सी समावयवता पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए संरचनात्मक समावयवता। क्या पता होनी चाहिए? संरचनात्मक समावयवता। तो इसमें नंबर 1 है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता उसे कहते हैं जब इन दोनों को देखो ध्यान से, इनके अणु सूत्र तो एक जैसे हैं पर जल में घोलने पर ये अलग अलग प्रकार के आयनों में टूटेंगे। इसमें तो 2 क्लोराइड मिलेंगे और एक मिलेगा ये जटिल आयन। इसमें बताओ एक 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 तो मिलेगा आपको Cl नेगेटिव, एक NH3 मिलेगा। तो इसमें जो है ना आयन दोनों के अणु सूत्र एक जैसे हैं पर पानी में घुलने पर अलग अलग प्रकार के आयनों में टूटेंगे, क्योंकि यहाँ तो बाहर 2 Cl थे, यहाँ एक रह गया Cl बाहर, एक अंदर चला गया। यहाँ अंदर 6 एमीन थे, 5 रह गए, एक बाहर चला गया। यानी जब अणु सूत्र एक जैसे होते हैं संकुल यौगिकों के 2 या 2 से अधिक, पर वे पानी में घुलने पर अलग अलग प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं, तो हम ऐसे संकुल यौगिकों को कहते हैं कि वे एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं, और इस घटना को हम कहते हैं आयनन समावयवता। तो यह समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है जल योजन समावयवता। जल योजन समावयवता का मतलब यह है कि जल के अणुओं की संख्या अंदर यहाँ 6 है और यहाँ अंदर 5 है और बाहर 1 है। तो जब जल के अणुओं की संख्या बड़े ब्रैकेट के अंदर और बाहर अलग अलग होती है, अंदर 6 यहाँ अंदर 5, बाहर 1 भी नहीं बाहर 1, तो इसे कहते हैं जल योजन समावयवी ऐसे यौगिकों को। यह उपसह संयोजक संकुल में जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पर आधारित है। यहाँ जल के 6 अणु हैं उपसह संयोजक संकुल में और यहाँ 5 हैं और अणु सूत्र एक जैसे हैं दोनों के। तो जब अणु सूत्र तो एक जैसे हों पर उपसह संयोजक परिसर में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग हो और बाहर भी संख्या अलग अलग हो, उपसह संयोजक परिसर के बाहर वाले को कहते हैं आयनिक परिसर या आयनिक मंडल। तीसरा आती है बंधनी समावयवता। बंधनी समावयवता वे उपसह संयोजक यौगिक दिखाते हैं जिनमें उभयदंती लिगैंड पाए जाते हैं। मतलब मान लो 2 उपसह संयोजक यौगिक हैं आपके पास और उन दोनों के अणु सूत्र एक जैसे हैं पर उनमें कम से कम एक उभयदंती लिगैंड है। पहले उपसह संयोजक यौगिक में तो उभयदंती लिगैंड किसी एक परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरे उपसह संयोजक यौगिक में वही उभयदंती लिगैंड दूसरे परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु से। तो इन्हें कहते हैं बंधनी समावयवता। जैसे आपका ये है Cn, मान लो ये Cn, एग्जाम्पल देखता हूँ कहीं लिखा हुआ क्या, नहीं लिखा नहीं हुआ। मान लो ये जो Cn है वो एक यौगिक में तो जुड़ा हुआ है कार्बन के द्वारा और दूसरे यौगिक में जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के द्वारा, यानी एक में तो साइनाइडो है और दूसरे में आइसोसाइनाइडो है, तो अणु सूत्र तो एक जैसा ही होगा। तो यदि 2 उपसह संयोजक यौगिक आपके पास है और दोनों में कम से कम एक उभयदंती लिगैंड ऐसा है जो पहले यौगिक में तो किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु से,
और दूसरे यौगिक में किसी दूसरे परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु से, तो ऐसे उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं बंधनी समावयवी। और इस घटना को हम बंधनी समावयवता कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब साइनाइड या आइसोसाइनाइड हो, नाइट्रो या नाइट्राइटो हो। ठीक है। उसके बाद है उपसह संयोजक समावयवता। उपसह संयोजक समावयवता का मतलब यह है धनायन और ऋणायन दोनों संकर हों। देखो यहाँ देखो, ये तो धनायनिक संकर है इसका, ये ऋणायनिक संकर है, ये धनायनिक संकर है, ऋणायनिक संकर। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ कोबाल्ट के पास 6 एमीन थे। क्या यहाँ कोबाल्ट के पास 6 एमीन है? नहीं, यहाँ तो साइनाइडो हैं। तो इसका मतलब ये है, आप कह सकते हो कि लिगेंड्स बदल जाते हैं, अल्टा पल्टी हो जाती हैं। तो क्रोमियम के पास थे साइनाइड, अब क्रोमियम के पास तो एमीन पहुंच गए। तो लिगेंड्स की अदला बदली कह दो या केंद्रीय धातु परमाणु की अदला बदली कह दो, तो होता है उपसह संयोजक समावयवी। इन ऐसे यौगिकों को हम उपसह संयोजक समावयवी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में पहली है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता कैसी होती है? जब एक जैसे ग्रुप, एक जैसे लिगेंड्स एक तरफ हों तो वो समपक्ष समावयवी होगा, और जब एक जैसे लिगेंड्स अपोजिट साइड हों तो विपक्ष समावयवी। इसे सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। यह समावयवता केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की विभिन्न ज्यामिति वितरण के कारण उत्पन्न होती है। यह समावयवता हेट्रोलेप्टिक संकरों में मिलती है। ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के होते हैं, समपक्ष समावयवी और विपक्ष समावयवी। ये समपक्ष है, सेम ग्रुप सेम साइड है, इसमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है, इसे कहते हैं विपक्ष या ट्रांसफॉर्म। उसके बाद आती है प्रकाशिक समावयवता। भाई जो ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो। अणु सूत्र तो एक जैसा होना चाहिए, संरचना सूत्र भी एक जैसा होना चाहिए, पर उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग होगा, तो हम कहेंगे कि वे एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं। तो प्रकाशिक समावयवता वे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों तथा जिनमें किरैल केंद्र उपस्थित हो, प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, तथा यह सामान्य द्विदंती लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकरों में पाई जाती है। उसके बाद आता है उपसह संयोजक यौगिकों में बंध्यता। उपसह संयोजक यौगिकों में बंध्यता यानी आबंधन यानी बॉन्डिंग को स्पष्ट करने के लिए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। एक तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत आना चाहिए जरूर, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रखा है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करा रखे हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत का मेन हाईलाइट क्या है? यह सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के कक्षकों के अतिव्यापन तथा संकरण पर आधारित है। संकरण में भाग लेने वाले कक्षक n-1d NsNp होंगे अथवा NsNp-Nd होंगे, यानी जो d कक्षक हैं या तो में सेकंड लास्ट कक्षा के होंगे और या फिर होंगे में लास्ट कक्षा के। यह लिगैंडों के प्रभाव पर निर्भर करता है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। संकुल के चुंबकीय प्रभाव से सामान्यतः संकुल की ज्यामिति का अनुमान लगाया जाता है। एक वैसे इसे पूरा पढ़ के जाना आप वीबीटी को, जैसा मैंने नोट्स में आपको लिखवा रखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी तरीके से क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, जिसमें बताया था कि जो डी कक्षक हैं वे स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं दो हिस्सों में, T2G और EG बताया था। और अष्टफलकीय में क्या होता है ये भी बताया था, और चतुष्फलकीय में क्या होता है ये भी बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड्स आबंध आयनिक होते हैं, जो केवल धातु आयन तथा लिगेंड्स के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके अनुसार डी उपकोष के पांचों संभ्रंश कक्षक यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ डी कक्षकों का लिगेंड के प्रहार द्वारा विपाटन हो जाता है, यानी स्प्लिटिंग हो जाती है। डी कक्षक टूट जाते हैं दो हिस्सों में, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो दो प्रकार के होते हैं, अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। दोनों आपको बता रखे हैं। एक आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी
प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है आई नेगेटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग Br नेगेटिव है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है CO, यानी सबसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो सबसे बढ़िया करेगा वो करेगा। तो लिगेंड्स की स्ट्रॉन्गनेस को बताने वाली श्रेणी को हम कहते हैं, देखो, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अनुक्रमानुपाती होती है लिगेंडों की ऊर्जा सामर्थ्य की। और ई एनर्जी वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पता है ना क्यों? फिजिक्स में भी पढ़ा आपने फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, ये पढ़ा ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। लैम्डा इससे पता चल रहा कि E जो है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। उसके बाद आते हैं उपसह संयोजक यौगिकों के रंग। भाई इसका कारण वही है, डी संक्रमण। निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा स्तर वाले डी कक्षकों में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित होते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार D1 से D9 विन्यास वाले संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित करके आसानी से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर यानी डी संक्रमण चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संकुल का वह रंग दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संकुलों में डी संक्रमण संभव नहीं है। अतः इस प्रकार के आयनों वाले उपसह संयोजक यौगिक रंगहीन होते हैं। D0 और D10 वाले रंगहीन होंगे, बाकी कलरफुल होंगे। क्यों होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में, डी संक्रमण देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद है उपसह संयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुण। तो आपको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त उपसह संयोजक यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले उपसह संयोजक यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण म्यू निकालने का फार्मूला है √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन। पिछले चैप्टर में भी हमने इसका क्वेश्चन किया है, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और Bm है बोर मैग्नेटोन यानी चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। अब बात करते हैं उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व, इसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। विलयन में उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व वास्तव में साम्य अवस्था में उपस्थित स्पीसीजों के मध्य संयोजन की दर है। संयोजन के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान यानी स्थायित्व अथवा निर्माण परिमाणात्मक रूप से स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व, इनके महत्व भी पता होने चाहिए, सवाल आ जाता है पेपर में। गुणात्मक विश्लेषण में, धातुओं के निष्कर्षण में, उत्प्रेरक के रूप में, यौगिकों के संश्लेषण में और जैविक निकायों में, इन सब में प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग है। ये हमारे पूरे चैप्टर का एक फास्ट ओवरव्यू हो गया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी के, और वैसे भी कौन से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, कल लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का रिवीजन का। ठीक है, नोट्स तुम्हारे पास हैं, और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पर सब्सक्रिप्शन ले रखा है हाइड्रोजन बेस 3.0 का, उनके पास सारे नोट्स हैं, हर तरह के नोट्स हैं उनके पास। देखो बेटे, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर वाले ध्यान से समझते रहना बिल्कुल। वैसे तो मैंने फ्रेश लेक्चर में भी इन क्वेश्चंस को करा रखा है, आपको पता है मैं रिवीजन इसलिए लेकर आया हूँ जिससे 2025 में पूछे गए प्रश्न भी आपके सम्मुख आ जाएं, इसलिए रिवीजन है ये। यहाँ है संकुल CO NH3 6Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। भाई एक तो बनेगा आयन ये, और 2 बनेंगे हैं, 3 आयन होंगे उत्पन्न। एक तो संकुल आयन बनेगा, 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, CrC2O4 थ्राइस 2 नेगेटिव आयन में क्रोमियम की समन्वय संख्या। अब ये जो है ना 3 ऑक्सीलेटो है,
तीन है ऑक्सीलेट और हर एक ऑक्सीलेट दो बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? दो। तो तीन दूनी छह बॉन्ड बनेंगे क्रोमियम के ऊपर, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या छः है तो यहाँ दे ही नहीं रखी, कहीं एक जगह छः होना चाहिए था, गलत छप रहा क्वेश्चन। 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन गलत है। आपको बताया C2O4 दो बॉन्ड बनाएगा, तो तीन C2O4 दो या छः बॉन्ड बनाएंगे, क्रोमियम के ऊपर छः बॉन्ड बन रहे होंगे, तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन वो समन्वय संख्या छः होगी या कोऑर्डिनेशन नंबर छः होगा। यहाँ कोई सा सही आंसर नहीं था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, CuCN4 3 नेगेटिव आयन में Cu की समन्वय संख्या। अब ये चार हैं साइनाइडो और हर एक साइनाइडो एक बॉन्ड बनाता है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे कॉपर के ऊपर? चार। तो सही उत्तर ये है, चार बॉन्ड बनेंगे, चार ही इसकी समन्वय संख्या है। नेक्स्ट नंबर 4, निम्नलिखित लिगैंडों में कौन सा उभयदंती लिगैंड के समान व्यवहार करता है? तो ये देखो दो बताए थे मैंने अभी, तो साइनाइड CN बताया था एक, ये इसे ध्यान रखना, CN को भी और NO2 को भी, ये दोनों उभयदंती लिगैंड है। ये कभी तो नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ेगा, कभी ऑक्सीजन के द्वारा। जब नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ता है तो हम कहते हैं इसे नाइट्रो, और जब ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ता है तो हम कहते हैं नाइट्राइटो। ठीक है। NO देखो, चलो अच्छा इसे देखो आप पांचवें क्वेश्चन को, संकुल K3CO C2O4 होल थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, इसकी बतानी ना, कोबाल्ट की X। ये तो तीन है, +1 वाला होता है पोटेशियम, ऑक्सीलेट -2 वाला होता है, तो तीन दूनी छः, माइनस के छः तो ये हो गए, और तीन एकम तीन, प्लस के तीन ही हो गए, तो माइनस के छः प्लस के तीन, तो माइनस के तीन बचेंगे। माइनस के तीन को खत्म करने के लिए इस कोबाल्ट को प्लस का तीन होना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये है इसका, +3 लिखना चाहिए था इन्हें। कितना है? +3। ठीक है, कर लोगे ना? देखो ऐसे तो मैंने सिखा रखा है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसे आप +1 मान लिया करो। देखो तीन तो हैं पोटेशियम, बस X मान लिया करो जिसकी निकालनी हो, कोबाल्ट की X है। तीन है ऑक्सीलेट -2 वाले इक्वल्स टू जी, तो ये हो गया प्लस के तीन, तो ये हो गए +X और प्लस माइनस माइनस, तीन दूनी छः इक्वल टू 0, माइनस के छः प्लस के तीन, माइनस के छः प्लस के तीन कितने हो जाएंगे? माइनस के तीन, और माइनस के तीन उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के तीन, तो ये आंसर। अब ये बार बार तो मैं इस चीज़ को सिखाऊंगा नहीं आपको, आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलती है ऑक्सीकरण संख्या। छठा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आयन उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है? ये S ब्लॉक तत्व तो बनाते ही नहीं उपसह संयोजक यौगिक, केंद्रीय धातु परमाणु तो D ब्लॉक तत्व होते हैं ज़्यादातर, कोई कोई F ब्लॉक तत्व देखने को मिलेगा। उसके बाद सातवां, निम्न में से कौन सा लिगैंड किलेट बनाता है? भाई किलेट तो इसमें, किलेट वो बनाता है जो कम से कम दो दाता परमाणु हो और दोनों बॉन्ड बनाता हो दोनों के द्वारा, ऑक्सीलेट हो, C2O4 डबल नेगेटिव। नेक्स्ट, हेट्रोलेप्टिक संकर वो होता है जिसमें अलग अलग तरह के लिगेंड्स हो। ये तो छः के छः एक जैसे ही हैं, चारों एक जैसे हैं, ये है भाई पांच, और पांच तो हैं ये और एक अलग है, हेट्रोलेप्टिक ये है। जिनमें सारे लिगेंड्स एक जैसे ना हो उन्हें कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। अगला क्वेश्चन है, KCOCO होल 4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, कोबाल्ट की। भाई इसकी तो +1 है, इसकी 0 है? इसकी बतानी है, तो +1 को ख़त्म करने के लिए -1 होगी, फिर ये माइनस। कार्बोनिल तो 0 है, उदासीन लिगैंड है। अगला क्वेश्चन, CONH3 होल 5 ClCl2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी तो 0 होती है, इसकी होती है -1, इसकी भी -1, तो ये माइनस के दो तो यहाँ हो गए और एक ही होगा, माइनस के तीन को ख़त्म करने के लिए इसे प्लस का तीन होना, ये है इसका सही। ऐसे निकालनी आनी चाहिए ऑक्सीकरण, कई बार आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने इस। उसके बाद है CONH3 होल 5 Cl से विलियन में कुल आयन, कितने आयन बनेंगे? दो तो बनेंगे ये और एक ये बनेगा, तीन आयन बनेंगे। कितने आयन बनेंगे? तीन। ठीक है, एक तो जटिल आयन बनेगा ना। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में बंधनी समावयवता तो ये दिखाएगा भाई, कभी तो कार्बन के द्वारा जुड़ेगा, कभी नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ेगा। चलो 13वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा आयनन समावयवता प्रदर्शित करता है? आयनन समावयवता वो प्रदर्शित करता है जिसके जिसके बाहर भी ऋण आवेशित आयन हो, ये करेगा। कभी तो ये अंदर चला जाएगा सल्फेट और 2 NH3 बाहर आ जाएंगे, और कभी NH3 अंदर 5 रहेंगे, कभी 5 से कम हो जाएंगे, अलग अलग आयन बन सकते हैं इसके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, CONH3 होल 4 Cl2 NO2 तथा CONH3 होल 4 Cl NO2 Cl हैं। ये कैसे हैं देखना, यहाँ बाहर NO2 आयन मिला हमें, यहाँ से अलग अलग तरह के आयन मिल रहे, तो आयनन समावयवी हैं। अणुसूत्र एक जैसा ही है इनका, मतलब आप यदि NH3 गिनोगे यहाँ भी 4 है, वहाँ भी Cl गिनोगे यहाँ भी 2 हैं और वहाँ भी 2 हैं, 1 और 1 2। NO2 गिनोगे यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, पर यहाँ बाहर NO2 था वहाँ बाहर Cl है। आयन अलग अलग तरह के प्राप्त हो रहे, इसलिए हम कह रहे हैं आयनन समावयवी हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवता दिखा रहे हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिगैंड बंधन समावयवता दिखाता है? भाई बंधन समावयवता एक तो CN और एक NO2, इन दो को ध्यान रखो बस, यही दिखाते हैं बंधन समावयवता या बंधनी समावयवता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, CrNH3 होल 5 NO2 Cl2 द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता है। भाई वो NO2 आ गया इसमें तो बंधन समावयवता दिखा सकता है, और आयन भी अदला बदली हो सकती है आयनों की, तो आयन समावयवता भी दिखा सकता है। बंधन और आयनन दोनों दिखाएगा ये, NO2 की वजह से कह रहे हैं हम बंधन समावयवता दिखाएगा ये। संकर आयन NiCN4X में X का मान है। अच्छा X का मान है, देखो यहाँ इन्होंने इस क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, यहाँ सेकंड लिखना चाहिए था इन्हें, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। अब कुछ बच्चों ने कर दिया होगा सही, कैसे कर दिया होगा कि भाई 0 तो हो ही नहीं सकता इसके ऊपर, क्योंकि ये 4, इसका पता है आपको -4 होगा टोटल वैल्यू, +2 हो नहीं सकता है ना, माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो -2, ठीक है, ये होगा इसका उत्तर भाई, -2। यहाँ Ni के ऊपर 2 लिखना चाहिए था इन्हें सेकंड, पता चल गया ना कैसे। देखो Ni को +2 मानना हमने, साइनाइड -1 वाले 4 हैं, इक्वल्स टू X, X की वैल्यू अपने आप आ जाएगी निकल कर, कितना आवेश होगा उसके ऊपर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता है? देखो एक चीज का ध्यान रखो आप, प्रकाशिक सक्रियता वो प्रदर्शित करेगा जिसका बैलेंस बढ़िया नहीं बन रहा होगा, और जिसमें कम से कम एक किलेटिंग लिगैंड होगा। ये किलेटिंग लिगैंड है और समपक्ष है, सेम ग्रुप सेम साइड है, बैलेंस खराब हो रहा होगा इसका बिल्कुल, तो ये बैलेंस इसका बिगड़ रहा होगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, पक्की बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जटिल स्पीसीज में D2sp3 संकरण प्रयुक्त होता है? इसे तो आप याद कर लो भाई, वैसे तो आपको पता है कि इसमें हमें पूरी थ्योरी लगानी पड़ेगी, पर यह क्वेश्चन आया भी नहीं एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आने के चांस भी नहीं है ऑब्जेक्टिव में, आएगा तो बड़ा ही आएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, PTNS3 होल ट्वाइस Cl2 में त्रिविम समावयवियों की संख्या है। भाई इस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म 2 ही तो होंगे, इस क्वेश्चन को कर लेना अपने आप बस तुम, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, इसे तो करके भी ना जाओ जब भी चल जाएगा काम। अगले पड़ाव पर हम तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले। अब देखना जरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है FeC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव में केंद्रीय धातु आयन की उपसह संयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या ज्ञात करो। इसकी हैं जुड़े हुए ऑक्सीलेट, और ये 3 जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीलेट 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 दूनी 6 होगी इसकी, ये रही देखो 3 दूनी 6 लिख दिया, ठीक है, मतलब लिगेंड्स की संख्या गुणा दंतुकता, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर लिगेंड्स की संख्या, कितने लिगेंड जुड़ रहे, गुणा उन लिगेंड्स की दंतुकता कितनी है, डेंटिसिटी कितनी है। यहाँ ऑक्सीलेटों की डेंटिसिटी होती है 2 ही तो बॉन्ड बनाता है ना वो, इसलिए 2 से गुणा करी हमने 3 को। दूसरा क्वेश्चन है K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों का उल्लेख कीजिए, इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। भाई 4 तो बनेंगे K पॉजिटिव आयन, और एक बनेगा FeCN6 4 नेगेटिव आयन, है ना, 2 ये आयन बनेंगे,
और Fe की ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको निकलवाई थी +2 आई थी, क्योंकि ये तो +1 है और ये -1 है। माइनस के 6 और प्लस के 4, माइनस के 2 को ख़त्म करने के लिए Fe को +2 होना पड़ेगा। तो ये तो आयन बता दिए। और ऑक्सीकरण संख्या क्या बताई, कहाँ बताइए ऑक्सीकरण संख्या, ये निकाल रखी नीचे देखो, ये निकाल रखी +2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा उपसह संयोजक यौगिक CuNH3 होल 4 SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे क्या? भाई इसकी बतानी है, x मान ली हमने, इसकी तो 0 होती है, इसकी होती है सल्फेट की -2, -2 को ख़त्म करने के लिए Cu की +2 होगी, देखो +2 ही निकल रही। ऐसे करके निकाल सकते हो आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, अब भी तो सुधरे हैं, तीनों ने थर्ड क्यों लिखा कोबाल्ट के ऊपर। संकुल CO BrCl3NO2 होल ट्वाइस में x का मान बताओ। अब भी तो पूरा लिखा इन्होंने क्वेश्चन। अब आपको बताया CO तो हो गया +3, इसकी -1 होती है, इसकी भी माइनस, एक Br हो गया -1 वाला, 3 Cl हो गए -1 वाले, 3 हो गए। NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 वाले NO2 हो गए कितने, 2, ये आ जाएगा x। कर लोगे कैलकुलेटर बस अब आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, समझा देंगे। केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जितने उपसह संयोजक बंद बन रहे हैं ना, उसे उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपसह संयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुण उदाहरण सहित समझाइए। तो चुंबकीय गुण का मतलब, यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो अनुचुंबकीय होगा, और युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय होगा। और यदि आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना तो इस फार्मूले का यूज करोगे। n यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि उसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उन्होंने कहा एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगैंड को उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसा लिगैंड जिसके पास एक दाता परमाणु है वो एक दंतुर लिगैंड है, जिसके पास 2 दाता परमाणु है वो द्विदंतुर लिगैंड है। उदाहरण दे दो एक एक। 8वां क्वेश्चन है, जलीय कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का होता है, हाँ, निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरा रंग, भाई पोटेशियम फ्लोराइड के साथ वो हरा रंग दे रहा, और पोटेशियम क्लोराइड के साथ दे रहा वो चमकीला हरा रंग। देखो मैं बताता हूँ आप, कहाँ है पूरा, देखो ये है कॉपर सल्फेट है, जलीय है, तो इसमें जो ये आयन बनेगा ना, ये जटिल आयन, इसका रंग नीला होगा। और यदि आप इस नीले रंग के आयन में, यानी इसके विलयन में, जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट के, इसमें आप फ्लोराइड वाला कुछ भी डाल दोगे ना, तो क्या करेगा, फ्लोराइड इसे रिप्लेस कर देगा, इसे कहेगा तू भाग यहाँ से, तो ये बन जाएगा CuF4 2 नेगेटिव। हरा अवक्षेप इसका होता है, इसलिए हरे रंग का हो जाता है। और यदि क्लोराइड के साथ कराए तो क्लोराइड भी इसे यहाँ से एक्वा को धक्का देगा। अब ये बन जाएगा CuCl4 2 नेगेटिव। इसका रंग होता है चमकीला हरा, इसलिए होता है। ये 2 रिएक्शन लिखनी है आपको, एक तो ये लिख देना और ये 2 लिख देना कि क्या हुआ। लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही नहीं, रिएक्शन लिख दो, अपने आप सही उत्तर है ये बिल्कुल। 9वां क्वेश्चन है, FeCN6-3 में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। -3 है ना, देखो ये -3 है, तो आपको बताएं ये तो -1 है, माइनस के 6 उधर जाके प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस के 6 और माइनस के 3 प्लस के 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है। और Fe में होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन, और यदि -3 आवेश लग गया तो 26 में से 3 गए, 23 बचे। धातु आयन यानी Fe ट्रिपल पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन 26 में से 3 घटा दो, 23 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्योंकि यहाँ +3 आया ना ऑक्सीडेशन। और कितने, 6 हैं साइनाइड, 6 हैं साइनाइड, जिनमें से हर एक ने एक एक बॉन्ड बनाया, नहीं 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए, 12 इलेक्ट्रॉन ही है, 23 हैं 12। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर N1 + N2। N1 का मतलब उस परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी उस आयन के पास 3 इकाई धनावेश था ना। और N2 है लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये 23 + 12 हो जाएगा, 23 + 12 35, है ना। चलो बढ़िया है क्वेश्चन, 2018 में आया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
सिडविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, अथवा एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को स्पष्ट कीजिए। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। देखो धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन उसने निकाल रखे, प्लस 2 गुणा एक दंतुक लिगेंड्स की संख्या। बस इसमें तो जो है आप लिखिए ना अपने आप, वो तो पता ही आपको, ये एग्जाम्पल दे रखा है, समझा दिया अभी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। अब इसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा करवा रखी है आपको, बहुत ज़्यादा सूत्र लिखने हैं, इन्हें अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, इनकी तो प्रैक्टिस अपने आप कर लेना। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो मैंने कॉपी में आपको नोट्स में लिखवा रखे हैं IUPAC नाम और नाम से सूत्र लिखवाना, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, बिल्कुल पक्की बात है। उस चीज़ को पक्का कर लेना आप, और उस लेक्चर को देख लेना दोबारा ढंग से, क्योंकि मैं इसे दोबारा यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे 2 क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएंगे जरूर। इन्होंने कहा इन दोनों के सूत्र लिख दो, यूँ कहा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का सूत्र लिख दो, और निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिख दो, इनके भी IUPAC नाम लिख दो, इनके नाम दे रखे सूत्र लिख दो, इनके IUPAC नाम लिख दो, इनके भी IUPAC नाम लिख दो। ऐसा सवाल तो आना ही आना है, पक्की बात है। और फिर कहा इनके IUPAC नाम लिख दो, और फिर कहा इनके IUPAC नाम लिख दो, फिर कहा इनके लिख दो IUPAC नाम, इनके IUPAC नाम लिख दो इनके लिख दो IUPAC नाम। 23वें क्वेश्चन में भी IUPAC नाम, 24वें क्वेश्चन में नाम दे दिए, सूत्र लिख दो। इसमें 25वें में भी नाम दे दिए, सूत्र लिख दो। 26वें, हाँ 26वां क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखो 26वां क्वेश्चन, उपसह संयोजक यौगिकों में आयनन समावयवता तथा बंधनी समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, जटिल यौगिकों में आयनन समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। आयनन समावयवता तो समझा दोगे आप, जब अणु सूत्र तो एक जैसे होते हैं पर जल में घोलने पर उनसे अलग अलग प्रकार के आयन हमें प्राप्त होते हैं, तो ऐसे उपसह संयोजक यौगिक एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं, पहली बात। और दूसरा क्या था, आयनन और एक और समावयवता थी, तो देख लेना आप, ज्यामितीय समावयवता है। सेम ग्रुप सेम साइड है तो समपक्ष, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो विपक्ष, इनकी ज्यामितीय समावयवी बनाने हैं। ये तो सब प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, मतलब ये तो आपको प्रैक्टिस करनी ही, इसमें तो कुछ खास समझने वाली ज़रूरत नहीं है, समझा रखा है। इस क्वेश्चन को देखो, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, NCERT एग्जाम्पलर का। देखो, निम्न संकुलों को उनके विलयनों की चालकता के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित करें। ये दे रखे इन्होंने कुछ संकुल यौगिक, बताना है कि इनमें से चालकता किसकी सबसे कम है, उससे ज़्यादा किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी, उससे ज़्यादा किसकी। भाई जिस यौगिक से जितने ज़्यादा आयन मिलेंगे उस यौगिक के जलीय विलयन की चालकता उतनी ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ आयंस देखने हैं हमें, क्या देखने हैं, नंबर ऑफ आयंस। इससे तो कुछ भी नहीं, एक ही अणु रहेगा, एक ही आयन है, आयन भी ना कहो इसे, तो यहाँ एक तो ये है और एक ये है, इससे 2 आयन मिलेंगे। और इसमें देखना 3 तो ये रहे और एक संकुल आयन, 4 आयन मिलेंगे। और इसमें 2 तो ये और एक संकुल आयन, 3 आयन मिलेंगे। तो पहले तो हमें इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है, फिर इसे, फिर इसे। तो 1 2 3 4, इससे आयन देखो, 1 आयन, 2 आयन, 3 आयन और 4 आयन। इस उपसह संयोजक यौगिक से जितने ज़्यादा आयन हमें प्राप्त होते हैं उस उपसह संयोजक यौगिक के जलीय विलयन की चालकता उतनी ही ज़्यादा होती है। अब यह 31वां क्वेश्चन है, देखो 2018 का क्वेश्चन है। अष्टफलकीय संकरों के निर्माण की व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस प्रकार करती है। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार अष्टफलकीय संकुलों में लिगैंड केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। लिगैंड तो अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। धातु परमाणु के पास लिगैंड के साथ उपसह संयोजक आबंध बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार रिक्त कक्षक होते हैं, बिल्कुल होंगे। लिगैंड्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए
खाली डी कक्षक चाहिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास। ये कक्षक परस्पर संकरित होकर निश्चित ज्यामिति वाले नए संकरित कक्षक बनाते हैं। बिल्कुल, वे जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वे आपस में संकरण करेंगे और एक निश्चित बढ़िया ज्यामिति वाले नए कक्षकों का निर्माण करेंगे समान ऊर्जा वाले। केंद्रीय परमाणु के जब n-1 डी कक्षक n-1 डी कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तब D2sp3 संकरण प्राप्त होता है। ऐसे संकरों को भीतरी कक्षक या निम्न चक्रण या चक्रण युग्मित संकर यौगिक कहते हैं या निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। परंतु जब केंद्रीय परमाणु आयन के Nd कक्षक यानी बाहरी कक्षा के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तब sp3d2 संकरण प्राप्त होता है। ऐसे संकरों को बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण या चक्रण मुक्त संकर या उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। यदि संकुल में केंद्रीय परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तब यह प्रतिचुंबकीय होता है, परंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने पर यह अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? अनुचुंबकीय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, देख लेना जरा ध्यान से। इन्होंने कहा MnCl4 2 नेगेटिव का चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेटॉन है, कारण देकर समझाइए। मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5.92 बोर मैग्नेटॉन है। देखो Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ तो आपको बताया -1 है, माइनस के 4 उधर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 2 उधर पहले से ही है, प्लस के 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Mn+2 आयन के डी कक्षकों में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि Mn यदि हम मैग्नीज की बात करें 25 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 3d5 4s2 होता है। अब +2 चार्ज है इसके ऊपर, ये तो खत्म हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन, डी में 5 हैं तो इसीलिए लिख रखा है Mn2 पॉजिटिव आयन के डी कक्षकों में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के संगत या कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन है। परिणाम स्वरूप इसमें DsP2 संकरण न होकर sp3 संकरण होगा। कौन सा होगा? sp3। इस प्रकार चतुष्फलकीय MnCl4-2 देखो 4 ही तो बॉन्ड बना रहा होगा ये, उपसह संयोजक बंध 4 बन रहे होंगे तो sp3 होगा। संकुल चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो कर लोगे इसे, 2025 में पूछा गया, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। आगे आ जाते हैं, चलो 34वां क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा CuSO4 × 5s2O का रंग नीला होता है जबकि CuSO4 रंगहीन है, क्यों? मतलब जब आप कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हो उसका रंग तो नीला है और उसका रंग नीला नहीं है क्योंकि वो संकुल यौगिक बनाता है H2O के साथ। देखो CuSO4 × 5s2O में H2O लिगेंड है, परिणाम स्वरूप यह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करता है, अतः DD संक्रमण संभव है। इस कारण CuSO4 × 5s2O रंगीन है। निर्जल कॉपर सल्फेट में H2O लिगैंड की अनुपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन संभव नहीं है, अतः यह रंगहीन है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट के जाओ, आएगा ये एग्जाम में आपके। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन दे रखा, जैविक निकायों में उपसह संयोजक यौगिकों के महत्व को संक्षेप में लिखिए, अथवा जैविक निकायों में उपसह संयोजक यौगिकों के महत्व का उल्लेख कीजिए। अब जैविक निकाय का मतलब यही है कि पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में कहाँ उपसह संयोजक यौगिक इस्तेमाल होते हैं, बस ये बताना है। इसे पढ़ लेना आप अपने आप, इसे तो पढ़ लेना। जैसे चलो अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल मैग्नीशियम का उपसह संयोजक यौगिक है, पता है ना। क्लोरोफिल क्या है? मैग्नीशियम का एक उपसह संयोजक यौगिक है। नंबर 2 रुधिर का लाल वर्णक हीमोग्लोबिन आयरन का उपसह संयोजक यौगिक है। नंबर 3 विटामिन B12 साइनोकोबालामीन प्रतिरक्षा प्रणाली अरक्तता कारक कोबाल्ट का उपसह संयोजक यौगिक है। विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट का एक उपसह संयोजक यौगिक है, इसीलिए उसका नाम साइनोकोबालामीन होता है। नंबर 4 कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एक एंजाइम है
जो जिंक का उपसह संयोजक यौगिक है। इन्हें याद कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है इनके ऊपर। 36वां क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड घुलनशील है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में नहीं। देखो, कॉपर हाइड्रोक्साइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल दोगे, घुल जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ संकुल यौगिक बना लेता है, इसलिए घुल जाएगा। ठीक है। और यदि कॉपर हाइड्रोक्साइड को NaOH में घोलने की कोशिश करोगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कोई संकुल यौगिक नहीं बनाता है, इसलिए कॉपर हाइड्रोक्साइड NaOH में नहीं घुलने का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलेगा। जिसके साथ संकुल यौगिक बनाएगा उसमें घुलेगा, जिसके साथ नहीं बनाएगा उसमें नहीं घुलने का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है। गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए, अथवा एक उदाहरण द्वारा गुणात्मक विश्लेषण में जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। देखो, गुणात्मक रासायनिक विश्लेषणों में उपसह संयोजक यौगिकों के अनेक उपयोग हैं। उदाहरण नंबर 1, निकिल का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण लाल डाइमिथाइल ग्लाइकोजीन संकुल के रूप में किया जाता है, जो कि एक किलेट संकुल है। ठीक है। नंबर 2, EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो अभिकर्मक अनेक धातु आयनों जैसे कैल्शियम Ca डबल पॉजिटिव आयन, जिंक आयन, आयरन आयन, कोबाल्ट आयन, निकिल आयन आदि के साथ विभिन्न रंगीन संकुल यौगिक बनाता है, जिनका उपयोग इन धातु आयनों की पहचान करने में किया जाता है। ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर FeF6 नेगेटिव से संकुल आयन की संरचना एवं चुंबकीय प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति बताइए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार FeF6 नेगेटिव में sp3d2 संकरण पाया जाता है, sp3d2, तथा इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है बॉन्ड बना रहा ना वो। यह बाह्य कक्षक संकुल है क्योंकि sp3d2 संकरण है, क्योंकि इसमें 2 बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तथा इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें दुर्बल लिगैंड F उपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबक। अगला क्वेश्चन है FeSO4 विलयन तथा अमोनियम सल्फेट विलयन का फेरस सल्फेट ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लिया, 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe डबल पॉजिटिव आयनों का परीक्षण देता है, क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट एक द्विक लवण है इसलिए। परंतु कॉपर सल्फेट तथा जलीय अमोनिया का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu डबल पॉजिटिव आयनों का परीक्षण नहीं देता, क्योंकि ये दोनों जब मिले तो बना द्विक लवण, और अमोनिया और कॉपर सल्फेट को जब 1:4 में मिलाया तो बना एक संकुल यौगिक, जिसमें Cu डबल पॉजिटिव आयन आपको नहीं मिलेंगे। रिएक्शन कहीं दे रखा गया इन्होंने। यही कारण है जो मैंने बताया कि पहले दोनों मिले थे तो द्विक लवण बना था, उसने Cu डबल पॉजिटिव आयनों का टेस्ट दिया, और दूसरा जो हमने मिक्सचर तैयार करा उसमें बना ये कहाँ गया, CuNH3 2 पॉजिटिव, CuNH3 SO4 बना, और वहाँ बना था फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट तो द्विक लवण है, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, और ये पूर्ण रूप से आयनों में तो नहीं टूट, वो तो एक जटिल आयन बनाएगा। अगले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 1 3 अंक वाले। इसमें क्वेश्चन दे रखा है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है? उपसह संयोजक सत्ता में डी कक्षकों का वास्तविक विन्यास डेल नॉट के मान के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है? NCERT। देखो, जब लिगैंड किसी धातु आयन की ओर जाता है तो डी कक्षकों का विपाटन 2 हिस्सों में T2G और EG में हो जाता है। T2G निम्न ऊर्जा वाला तथा EG उच्च ऊर्जा वाला समुच्चय है। दोनों समुच्चयों के कक्षकों के बीच ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा नॉट कहते हैं। डेल्टा नॉट अष्टफलकीय क्षेत्र तथा डेल्टा O कह दो चलो उसे, डेल्टा T चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए है। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल और T का मतलब टेट्राहेड्रल। यदि डेल्टा O छोटा है P से यानी युग्मन ऊर्जा से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसी एक EG कक्षक में प्रवेश करेगा तथा विन्यास T2G3 EG1 होगा, अर्थात उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा। इस प्रकार के लिगैंड जिनके लिए डेल्टा O छोटा होता है P से,
दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। और यदि डेल्टा O का मान बड़ा हो जाएगा P से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करेगा, अर्थात T2G4 EG0 विन्यास के साथ निम्न क्षेत्र संकुल बनेंगे। ऐसे लिगैंड जिनके लिए डेल्टा O बड़ा होता है P से, प्रबल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षेत्र लिगैंड। ठीक है बेटे। तो ये हमने 50% रिवीजन अपना कंप्लीट कर दिया, और 50% मैं आपको कल को करा दूंगा। ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधी आधी यानी पहली किताब का रिवीजन पूरा हो जाएगा हमारा कल। ठीक है, तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और रिवीजन करते रहो प्लेलिस्ट के अनुसार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।